प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महामारी के काल में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था निरंतर की जा रही है, उसी क्रम में आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 11वीं की। विषय रहेगा हिंदी और हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 से खंड ग जो कि अभिव्यक्ति एवं माध्यम है, उसमें से हमारा उपविषय रहेगा जनसंचार माध्यम। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे जनसंचार माध्यम क्या होता है, संचार किसे कहते हैं, संचार के तत्व कौन से हैं और संचार कितने प्रकार का होता है, ये सब हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग कक्षा में उपस्थित होते हैं, कक्षा अटेंड करते हैं और आप लोग काम करके ग्रुप पे फ़ोटो भी भेजते हैं, तो उसी क्रम को जारी रखिए और अपनी कॉपी डेट वाइज आप उसमें काम पूरा करते रहिए। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं और विषय रहेगा हमारा जनसंचार माध्यम। संचार किसे कहते हैं बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज में रहते हैं। मनुष्य का एक परिवार में रहता है, परिवार समाज में रहता है। सब लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हम लोगों की ज़रूरत होती है, आवश्यकताएं होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसे संचार कहते हैं। संचार 2 व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है, 4 व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है, समूह के बीच भी हो सकता है, हजारों लाखों व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। ये संचार के विभिन्न प्रकारों में हम समझेंगे। तो हम बात किए बिना रह नहीं सकते। अकेलापन और सोने के समय के अलावा हम अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए तथा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कई बार तो हम स्वयं से भी बातचीत करने लगते हैं। समाज में रहकर बिना बातचीत या संचार के रहना कठिन है। संचार से तात्पर्य है संदेशों का आदान प्रदान करना, अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करना, दूसरे के विचारों को समझना, ठीक है, और इसे ही संचार कहते हैं। संचार बच्चों जीवन की निशानी है। इसके बिना जीवन में हम कैसे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, दूसरे के विचारों को समझेंगे, यह संभव नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में संचार किए बिना नहीं रह सकते। संचार ही जीवन की निशानी है। एक छोटा बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। मनुष्य में अन्य जीवों की तुलना में संचार करने की बेहद बेहतर क्षमता और कौशल है। वास्तव में हम संचार करते हुए एक दूसरे के अनुभवों को आपस में बांटते हैं। संचार में 2-3 व्यक्ति ही नहीं, हजारों लाखों के बीच होने वाला जनसंचार भी शामिल है। इस प्रकार तो बच्चों, ये परिभाषा है अभी संचार की। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। हम लिखकर भी संदेश भेज सकते हैं, बोलकर भी संदेश भेज सकते हैं, या दृश्य श्रव्य माध्यमों, इंटरनेट, फ़ोन, अखबारों, पत्रिकाओं के जरिए भी संदेश भेज सकते हैं। ये सब संचार के विभिन्न माध्यम है और संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजना ही संचार है। और जिन तरीक़ों का हम प्रयोग करते हैं संदेश को भेजने के लिए, वो सब संचार के माध्यम कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब संचार के तत्व कौन कौन से हैं ये हम समझ लेते हैं। संचार के प्रमुख तत्व हैं। सबसे पहले है स्रोत या संचारक। ये होता है बच्चों जो संदेश को
भेजता है, जहाँ से संदेश शुरू होता है। स्रोत, जहाँ से संदेश भेजा जाता है, ये पहला तत्व है और मुख्य तत्व है। तो इसका नाम हो गया स्रोत या संचारक। यहीं से संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आपको भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए, अब दूसरा तत्व है कूटीकृत या एनकोडिंग। अब संदेश को भेजना है, लेकिन संदेश को कैसे भेजना है, संकेत में भेजना है, बोल कर भेजना है या लिख कर भेजना है, तो उसकी जो तैयारी है कि उसको किस रूप में भेजना है, वो उसकी एनकोडिंग कहलाती है। ठीक है। अब तीसरा तत्व है संदेश। अब संदेश क्या है, क्या सूचना हमें दूसरे तक भेजनी है, यह तत्व संदेश है, तीसरा तत्व है। और संदेश जितना स्पष्ट और सरल होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। तो अगला तत्व है माध्यम। अब संदेश भी तैयार है, लेकिन उसको भेजना कैसे है, लिख कर भेजें या टेलीफोन से भेजें या समाचार पत्र के माध्यम से भेजें। जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं ताकि वह संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए, वह माध्यम कहलाता है या चैनल कहलाता है। अब संदेश को हमने भेज दिया, दूसरी जगह संदेश पहुंच गया। अब अगला तत्व है डिकोडिंग। अब संदेश प्राप्तकर्ता ने संदेश को प्राप्त कर लिया, अब वह उसको देखता है, उसको समझने का प्रयास करता है, तो यह कहलाता है डिकोडिंग। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश, इसे बोलते हैं डिकोडिंग। अच्छा, अब उसने संदेश को समझ लिया और अगला तत्व है फीडबैक। अब उस संदेश को समझकर उस पर क्या असर होता है, वह क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, संदेश से वह सहमत है, असहमत है, वह अपना फीडबैक उस पर देता है, तो यह तत्व है फीडबैक। पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है। अर्थात जिस अर्थ में संदेश को भेजा वह अर्थ संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुआ या नहीं, इस तत्व में यह स्पष्ट होता है। और अंतिम तत्व है शोर। मान लो हम बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरी जगह टेलीफोन का सहारा लेते हैं, तो बीच में यदि शोर होता है तो संदेश, पूर्ण संदेश या सही संदेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता है, वह कई बार अधूरा रह जाता है या पूर्ण रूप से समझ नहीं आता है। तो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए या संचार को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए शोर को हटाना आवश्यक होता है। तो बच्चों, ये हमने संचार के प्रमुख तत्व समझे। पहला तत्व है स्रोत या संचारक जो संदेश भेजता है। कूटीकृत या दूसरा तत्व है कूटीकृत या एनकोडिंग, यानी संदेश को भेजने की तैयारी कि वह किस रूप में भेजा जाएगा। तीसरा तत्व है संदेश, यानी कि क्या सूचना है, क्या संदेश है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। चौथा तत्व है माध्यम, कि वह भेजा कैसे जाएगा, पत्र लिखकर भेजा जाएगा या समाचार पत्र में भेजा जाएगा या टेलीफोन से भेजा जाएगा, यह हो गया माध्यम। और डिकोडिंग, यानी कि जो संदेश भेज दिया वह अगले आदमी उसको समझने की कोशिश करता है, यह कोशिश, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। और अगला तत्व है फीडबैक, यानी कि उसको जिस अर्थ में संदेश भेजा गया था वह उस अर्थ में उसको समझ में आया या नहीं, वह उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यह हो गया डिकोडिंग। और अंत में है शोर, यानी कि संदेश को प्रभावी या सही ढंग से सही अर्थ में पहुंचाने के लिए शोर को हटाना आवश्यक होता है। तो अब आगे बच्चों हम जान लेते हैं कि संचार कितने प्रकार का होता है। पहला प्रकार है सांकेतिक संचार। इसमें हम बोलते नहीं हैं या लिखते नहीं हैं, कुछ ना कुछ इशारों के माध्यम से सूचना एक जगह से दूसरी जगह, संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ठीक है, इसमें इशारों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसे सांकेतिक संचार बोलते हैं। दूसरा प्रकार है मौखिक संचार। इसमें हम बोल कर संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, एक व्यक्ति से दूसरी जगह भेजते हैं, या तो व्यक्ति हमारे पास भी हो सकता है या फिर टेलीफोन के माध्यम से हम बोलकर
एक जगह से दूसरी जगह संदेश को भेजते हैं, तो यह मौखिक संचार है। तीसरा प्रकार है अंतःवैयक्तिक संचार। इसमें कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति अकेला होता है, कोई योजना बना रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है, कई बार वह अपने आप से भी बातचीत करने लगता है। तो इस प्रकार का जो संचार है वह है अंतःवैयक्तिक संचार, इसे अंतःवैयक्तिक संचार बोलते हैं। और चौथा प्रकार है अंतर्वैयक्तिक संचार। जैसे दो मित्र बैठे हैं या दो परिवार के सदस्य बैठे हैं, वो आपस में जो बातचीत करते हैं, संदेश एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, इसे अंतर्वैयक्तिक संचार बोलते हैं। या कोई साक्षात्कार देने गया है, साक्षात्कार देने वाला प्रश्न पूछता है और उत्तर देने वाला उसका उत्तर देता है, यह एक अंतर्वैयक्तिक संचार है। और पांचवा प्रकार है समूह संचार। कुछ व्यक्ति समूह में बैठते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे संसद है, संसद में बहुत सारे सांसद बैठते हैं, विचारों का, संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। पंचायत है, उसमें भी संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार का संचार कहलाता है समूह संचार। और बच्चों अंत में है जन संचार। जन संचार यानी कि जो संदेश एक जगह से जन समूह यानी बहुत बड़े समूह, लोगों के बहुत बड़े समूह के पास भेजा जाता है। जैसे पत्र, पत्रिका, समाचार है, वो एक विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक भी पहुंचता है। इसमें संदेश का प्रसार बहुत लोगों तक होता है। इस प्रकार का संचार जन संचार कहलाता है। तो ये बच्चों संचार के प्रमुख प्रकार अभी हमने समझे, जैसे सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जन संचार के प्रकार और संचार के तत्व, संचार की परिभाषा, ये सब हमने समझा। और आज की कक्षा का हमारा गृह कार्य ये रहेगा कि आप ये सब अपनी हिंदी कॉपी में लिखेंगे और उसका फ़ोटो अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे और इसको याद करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है बच्चों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद करना है। धन्यवाद।